फिलहाल के लिए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं यहीं से शुरू कर रहे हैं अब हम, ठीक है? दोबारा से सुनिए। फिलहाल के लिए जिस चीज की चर्चा हो रही है वो ये है कि देश में सेम सेक्स के मध्य मैरिज हो या नहीं, जैसे लड़के से लड़के की शादी, लड़की से लड़की की शादी हो या नहीं हो, इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। और चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये सोशल जस्टिस का मुद्दा है और सोशल जस्टिस में आप लोग अब आज की एक खबर से प्रभावित होते हुए दिखते हैं। और खबर ये है कि सेम सेक्स मैरिज इशू ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहते हुए एक लाइन बोली। और वो क्या बोली कि 18 अप्रैल से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 18 अप्रैल से ये वाली जो घटना है, रे यार कहां गई, मैं कटिंग लाया था, ये रहा, इधर सुनिएगा, 18 अप्रैल से 5 जजेस की बेंच, 18 अप्रैल 2023 से 5 जजेस की बेंच संवैधानिक पीठ बनाकर इस मामले की सुनवाई करेगी। तो मैं आपको यहां बताना चाह रहा था कि सेमिनल इंपॉर्टेंस होता क्या है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य जो कि भविष्योन्मुखी हो, जिसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ता हो, उसे सेमिनल कार्य कहा जाता है। जैसे मैंने आज आपसे कहा कि बच्चों को संस्कार सिखाइए कि वो बड़ों का सम्मान करें, तो आज आपने सिखाया, उसका संभवतया आज तो केवल उन्हें आशीर्वाद मिला, लेकिन भविष्य में उनके पर्सनैलिटी का वो एक अभिन्न अंग होगा। तो ये जो हमने सिखाया इन्हें, ये एक सोशल वैल्यू है जो कि आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सारे सामाजिक मूल्य विकसित करेगा और ऐसी स्थिति में वो एक सामाजिक प्राणी बनने में आसान कहलाएंगे। ऐसी स्थिति को हमने सेमिनल इंपॉर्टेंस का कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या कहा है कि सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पर अगर हमने कोई भी निर्णय ले लिया तो वो आज के विषय में सेमिनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा कहलाएगा, अर्थात इसका विषय का प्रभाव आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर बहुत लंबा पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पर फैसला तुरंत लिया जाए। तो फिर बोले इस पर फैसला 18 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर संवैधानिक पीठ बैठकर निर्णय करेगी। अब संवैधानिक पीठ क्या होती है? जब भी हमारे संविधान के अंदर कोई भी प्रश्न ऐसा खड़ा हो जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करता हो, यानी कि कानून जहां पर अपनी व्याख्या चाहता हो सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पर संवैधानिक पीठ बिठाई जाती है। संवैधानिक पीठ मिनिमम 5 जजेस से मिलकर बनती है, सुप्रीम कोर्ट में ही बनती है और ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ निर्णय लेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा होगा, उस समय पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस समय पर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी, उस समय सभी जगह पर लाइव प्रसारण हो रहा होगा, यानी कि कोर्ट रूम में होने वाली सारी डिबेट और बहस को पूरा देश देखेगा। हल्की न्यूज नहीं है, कितनी गंभीर और गहरी न्यूज है, इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाली 18 अप्रैल 2023 को इस मुद्दे पर फैसले से पूर्व बहस शुरू होगी और वो बहस हम लाइव प्रसारित करेंगे ताकि कोर्ट रूम में किसने अपना क्या पक्ष रखा वो जनता को पता चले और वो उस आधार पर अपना मन बना सके। गंभीर बात है ये, हल्की बात नहीं है। आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट तो यह कह रही है, केंद्र सरकार क्या कहती है? वर्तमान की केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम इस प्रकार की मैरिज के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा देते हुए कहा, चूंकि यह मुद्दा सेमिनल इंपॉर्टेंस का है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मैसेज सेट करेगा, तो हम इसके खिलाफ हैं, शादी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप पूछेंगे जो लोग चाहते हैं उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ हमारे पास भी है, जीने का अधिकार हमारे पास भी है, और राइट टू मैरिज इटसेल्फ, जीने के अधिकार, फंडामेंटल राइट 21 का पार्ट है। इस प्रकार से आपको एक मुद्दा समझने से पूर्व मैं आपको 2 धारणाएं यहां समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सामने यहां मुद्दा गया है। सुप्रीम कोर्ट किन 2 पहलुओं पर डिस्कशन कर रही है? पक्ष और विपक्ष। असल में है क्या?
अब पक्ष और विपक्ष आप अपने लेवल पर डिसाइड कर लीजिए। पक्ष यानी जो चाहता है कि शादियां अलाउड हो, शादियां अलाउ हो, और दूसरा जो चाहता है कि शादी अलाउ ना हो, शादी ना हो पाए। जो लोग शादी चाहते हैं उनके पास तर्क क्या है? उनके पास तर्क है, जो लोग शादी चाहते हैं कि सर आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 भारत के संविधान के अंदर जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ के अंदर जो कंक्लूजन निकले हुए हैं, जैसे पुट्टू स्वामी केस के अंदर आर्टिकल 21 से ही निजता का अधिकार निकल कर आया था। निजता बोले तो राइट टू प्राइवेसी निकल कर आया था। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही राइट टू मैरिज भी इसी से ही कंक्लूड किया जाता है, यानी कि शादी करने का अधिकार भी जीने के अधिकार के बराबर ट्रीट किया जाता है। अब विचार करिए, दोनों जो लोग जो शादी करना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास मूल अधिकार है शादी करने का, हमारे पास मूल अधिकार है अपनी निजता का, तो हमें इससे अलग क्यों किया जाए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमें इससे अलग क्यों किया जाए? हम आर्टिकल 21 से शादी करना चाहते हैं। चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि हम जिससे शादी करना चाहें उस शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कवर किया जाए। बोले स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कवर क्यों किया जाए? बोले भारत की हर शादी ऑलरेडी किसी ना किसी कानून के अंदर कवर है। जैसे अगर आप हिंदू परिवेश में पैदा पले बड़े हैं तो फिर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर है। अगर आप मुस्लिम परिवेश में पैदा हुए हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपकी पर्सनल लॉज के तहत आपकी शादियां सुरक्षित होती हैं। लेकिन जो अपने धर्म में शादी नहीं करते या कुछ अपवाद स्वरूप अलग प्रकार से शादी करते हैं, उन केसेस को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाला जाता है। जैसे समटाइम्स अंतर धर्म के अंतर धार्मिक विवाह हो जाते हैं, है ना, कोई क्रिश्चियन ने मुस्लिम से, मुस्लिम ने हिंदू से, इस तरह से शादी कर ली हो, तो ऐसी शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता दी जाती है। भारत की कोई भी शादी कानूनी रूप से अवैध नहीं होती, उसे मान्यता इसीलिए कारण से आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये लोग चाहते हैं कि हमारी शादी को इसमें कवर किया जाए। अब आते हैं विपक्ष में। विपक्ष में क्या लोग बोलते हैं? विपक्ष बोले तो केंद्र सरकार खड़ी हुई है इसके विपक्ष में कि नहीं साहब, हम इस शादी को अलाउ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बोले इसका भविष्योन्मुखी प्रभाव पड़ेगा। भविष्योन्मुखी प्रभाव पड़ेगा तो बोले इस वजह से आने वाले समाज में चीजें बिगड़ जाएंगी। बोले कैसे, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण ये है कि सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी आईपीसी की धारा 377 से। सबसे पहले चीजें कहां से शुरू हुई थी? आईपीसी की धारा 377 से। बोले कैसे? बोले साहब, जब से आपने डीक्रिमिनलाइज किया, डीक्रिमिनलाइज का मतलब गैर अपराधीकृत सूची में डाला, किस चीज को? सेम उसको क्या बोलते हैं ना, अरे डीक्रिमिनलाइज किया था गे, लेस्बियन और इनको एलजीबीटीक्यू को आपने जब डीक्रिमिनलाइज किया था, तो ऐसी स्थिति में आपने उन लोगों को एक अलग मैसेज दे दिया कि आप इसके पक्ष में हैं। बोले आपने जब डीक्रिमिनलाइज किया था ना 377 को, उसी का प्रभाव है कि ये शादी की मांग करने आ गए। एक मूवी बनी है यार, उसके ऊपर मैं भूल रहा हूं, आयुष्मान खुराना और उसके है बधाई 2 करके है ना, गूगल करना एक बार, आयुष्मान खुराना और जीतू की है, अपने अलवर वाले जीतू की, बधाई हो और बधाई 2, पता नहीं क्या है, मूवी का नाम मैं मिस कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बोले आपने जब 377 को डीक्रिमिनलाइज किया तो उसका अर्थ यह पड़ा कि उन्होंने सोच लिया कि सरकार इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट पक्ष में है, तो उसका आज आप देख लो, आज शादी मांगने आ गए आपसे, फिर कल बच्चे मांगने आ जाएंगे। बधाई हो तो अलग है, एक और भी है मैं भूल रहा हूं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, हाँ, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, हाँ, वो फिल्म इसी बात पर बनाई गई है
ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बोले ये जो परिणाम निकल के आए ये आपके उस चीज के परिणाम हैं। अब इस बात को पूरा अब हम डिटेल में समझने का प्रयास शुरू से करते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों पक्ष रख दिए, अब इस बात को सीक्वेंस में समझते चलिए। तो सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज सेमिनल इंपॉर्टेंस का विषय है, यानी कि भविष्य में प्रभाव डालेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। इसी कारण से लाइव स्ट्रीमिंग करने का प्रावधान किया गया है। किस चीज का? इस पूरी घटना का। कब से? 18 अप्रैल 2023 से, जब यह केस आएगा। सेक्शन 377 सितंबर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम मानने से इनकार कर दिया था, यानी डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि यह अब अपराध नहीं है। अपराध नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि परमिशन दे दी गई है, अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद में फिर एक इस कहानी के अंदर ट्विस्ट जुड़ा, और वो जुड़ा निजता के अधिकार से। और जो निजता का अधिकार है वो, अच्छा माफी चाहूंगा, ये जो 377 वाला केस है ना, ये केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे भविष्य में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, कई बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस केस को किस नाम से जाना जाता है, नवतेज सिंह जौहर केस किससे संबंधित है, तो ये नवतेज सिंह जौहर केस है 370 के डिक्रिमिनलाइज होने से, ठीक है। दूसरा एक निजता का केस बड़ा फेमस है, जिसको भी यहां पर तर्क में लाया जा रहा है, राइट टू प्राइवेसी। उस केस को जाना जाता है जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस। जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस वर्सेस मतलब यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ के बराबर माना गया था, फंडामेंटल राइट माना गया था, ठीक है ना। तो इन दो केसों को ध्यान में रख करके ही 377 यानी कि नवतेज सिंह शरण कहां गया, नवतेज सिंह जौहर और पुट्टुस्वामी केस, इनको आधार मानकर ही लोग शादी को लीगल कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन डालकर बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 के दायरे में लाने के प्रयास के चलते यहां पर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाकर संविधान पीठ को दे दिया, 5 जजेस की बेंच को दे दिया। अब आप सवाल पूछेंगे, सर 5 जजेस की बेंच को देने का जो तरीका है, वो तरीका सुप्रीम कोर्ट को ताकत कौन देता है? तो वो तरीका है आर्टिकल 145 का क्लॉज 3, जिसके तहत यह कहा गया है कि एटलीस्ट 5 जजेस शुड डिसाइड ऑन एनी केस इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी अगर कोई भी युक्ति युक्त प्रश्न खड़ा हो कानून के ऊपर, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 145 क्लॉज 3 सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो उस पर संवैधानिक पीठ बिठा करके कानून का सही इंटरप्रिटेशन निकाल सके। यही कारण है कि अभी फिलहाल में इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। मैंने जितने भी पॉइंट बताए ये सब इंपॉर्टेंट है। नवतेज सिंह जौहर या फिर दूसरा वाला जो पुट्टुस्वामी या आर्टिकल 145(3 और अब आने वाले 18 तारीख को जो फैसले आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले को डिसाइड करेगी कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए अथवा नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये लोग मानते क्या हैं? इक्वल मैरिज राइट मांगते हैं। किस चीज के कारण? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कारण, कि साहब हमें पावर दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये चर्चा में क्यों है, मैंने पूरी तरह से बता दिया। याचिकाकर्ता की मांग क्या है? 1954 के तहत वो आधार चाहता है। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों देना प्रयास शुरू कर दिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट, ये पूरा कंटेंट हमने कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक टेलीग्राम लिंक पिन किया हुआ है, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना, अंकित अवस्थी सर के नाम से। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 4 कहता है कि 2 नागरिकों को विवाह में बंधने की इजाजत है, लेकिन उसका सब सेक्शन C कहता है कि सिर्फ पुरुष और महिलाओं की ही शादी मान्य है। तो ये लोग जो हैं वो समलैंगिकों का विवाह भी इसी दायरे में लाने के लिए प्रयास करते हैं। इन लोगों को LGBTQ कम्युनिटी के अंदर डाला जाता है। सेम सेक्स मैरिज में जो ये शब्द है LGBTQ, यहां लेस्बियन शब्द का अर्थ है महिला और महिला के बीच में संबंध, गे का अर्थ है पुरुष और पुरुष के बीच में संबंध, बाइसेक्सुअल का अर्थ है ऐसे शख्स जिन्हें संबंध लड़का और लड़की दोनों से हो, ट्रांसजेंडर जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल नहीं खाता हो कि ये मेल है अथवा फीमेल है, क्वियर जिन्हें नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किन में है, यानी वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ये पता ना हो, उन्हें क्वियर कैटेगरी के अंदर डाला गया है, ठीक है। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, भारत के अंदर सभी प्रकार की शादियां किसी ना किसी कानून से बंधी हुई हैं।
यानी अगर आज मैं मैरिड हूं तो मुझे जो विवाह का सर्टिफिकेट मिला है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मिला है। स्पेशल मैरिज एक्ट उन केसेस को कवर करता है जो कि आपके धर्म के अनुसार यानी पर्सनल लॉज के अनुसार कानून में बंधी हुई नहीं है। तो ये लोग उसी के अंदर अपने लिए प्रावधान चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज शोल्डरिंग ए वेरी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग हाउ सोसाइटी विल डेवलप। यानी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कार्य करने जा रही है कि समाज कैसे चले इसका निर्णय वो करेगी। यहां ध्यान देने की बात यह है, द मोमेंट सेम सेक्स मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड क्वेश्चन ऑफ अडॉप्शन विल कम। मतलब जैसे ही सेम सेक्स मैरिज को पहचान दी जाएगी कि हां ये अलाउड है, तो ऐसी स्थिति में फिर लोग इसको करने लगेंगे। पार्लियामेंट हैज टू डिबेट दी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन चाइल्ड हु हैज पेरेंट ऑफ सेम सेक्स। अब ऐसी स्थिति में ये लोग भविष्य में बच्चे भी धारण करेंगे। उन बच्चों का भविष्य क्या हो इस पर विषय की चर्चा संसद को करने दी जाए बजाय सुप्रीम कोर्ट के। तुषार मेहता ने अपनी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से यह जवाब दिया। तब चंद्रचूड़ साहब क्या बोले, सीजेआई साहब, उन्होंने कहा कि आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो भी लेस्बियन या गे होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना, इसका तो मतलब ये भविष्य में वो कैसा होगा ये केवल कल्पना है। तो फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा इट मे बी सीजेआईज पर्सनल व्यू और माई पर्सनल व्यू, इट मे नॉट बी प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी which again can only be debated in parliament before it take a call on whether to recognize such marriage। अब यह मसला कहां अटक रहा है भाई? आज ये लोग शादी करेंगे। देखो सबसे पहले डिक्रिमिनलाइज हुआ तो फिर ये लोग शादी पर आ गए। अब ये शादी पर आ गए तो फिर शादी में आने के बाद ये कहेंगे कि साहब हमें बच्चे करने हैं। बच्चे करने के लिए क्या करेंगे? आप नेचुरली तो बच्चे पाल नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, तो फिर आप या तो बच्चे अडॉप्ट करेंगे या फिर आप और तरीके जैसे कि सैरोगेसी है या फिर आप गर्भ धारण के लिए कुछ मतलब और तरीके सर्जरी कराकर आप तरीके अपनाएंगे। फिर सिंगल पेरेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भविष्य में जो बच्चा पैदा हो गया वो आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा, उस बच्चे की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा दिस इज ए मैटर इंपॉर्टेंट इनफ टू रेफर। इसी कारण से यह मसला 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने लायक है, बजाय इसके कि डिसीजन ऑफ कोर्ट के पुट्टुस्वामी एंड नवतेज जोहर केसेस पिटिशनर हैव असर्टेड ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड राइट टू डिग्निटी। अर्थात सीजे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इसका मतलब अब यह मुद्दा जो है यह हमारे बीच में बहस का नहीं रह गया। अब इसे हमें 145(3) का उपयोग करते हुए दोनों कानूनों को, कौन कौन से, जो 377 पर जो डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ नवतेज जौहर वाला केस और पुट्टुस्वामी केस यानी निजता के अधिकार, दोनों को सोचते हुए और सुनते हुए हमें अब संविधान की उचित व्याख्या हेतु 5 सदस्यीय बेंच बिठानी होगी। तो 5 सदस्यीय बेंच बिठाने का अब यहां पर प्रस्ताव पास हो चुका है। ठीक है, सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार का तर्क यह है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा कि सरकार मतलब जब से कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तब से नवतेज सिंह जौहर की वजह से, तो ये लेजिटिमाइज दिस कंडक्ट मतलब एंड नॉट लेजिटिमाइज दिस कंडक्ट मतलब आपने कहा कि ये अब अपराध नहीं है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह कानूनी हो गया। दोनों में अंतर समझिए, आप ऐसे समझिए, आप में से कुछ लोग से यह कह दिया जाए कि बेटा अगर तुम हेलमेट नहीं लगाओगे तो अब से यह अपराध नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि आपको हेलमेट लगाना ही नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए यह कहा गया क्योंकि आप हेलमेट पर बार बार चालान कटवाते थे। आपको एक दिन दुख हुआ, आप सरकार के पास गए कि सर मैं इतना पैसा खर्च कर चुका हूं कि मुझे लगता है कि बाइक रखना गुनाह है। तो फिर कोर्ट ने कहा ठीक है आप हेलमेट नहीं लगा सकते, हम इसे डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं। ठीक है, डिक्रिमिनलाइज किया, आपने इंटरप्रिटेट क्या कर लिया, अब हेलमेट से मुक्ति हो गई। तो दोनों में अंतर देखिए, आपकी सहूलियत के लिए उसे डिक्रिमिनलाइज किया लेकिन आपने उसे लीगल हक समझ लिया। यहां पर भी सरकार यही बोल रही है। सरकार कह रही है कि सेम सेक्स का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था आपने उसे पहले गैर अपराधीकृत श्रेणी में डाला कि अब यह अपराध नहीं है,
तो क्या आप इसे लीगल बना दोगे क्या? कल को आप ये कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, लीगल बन गया, कानून है अब तो करो आराम से। इसको यहां पर सरकार के तर्क से समझा जा सकता है। एक और पॉइंट, द कोर्ट वाइल डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी हैड नेवर एक्सेप्टेड सेम सेक्स मैरिज एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब मूलभूत अधिकार इस बात को नहीं माना गया था। द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ सेम सेक्स पर्सन वुड ऑल्सो रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल और एज वेल एज कोडिफाइड लॉ प्रोविजंस। अगर आपने इसे उस कानून में डाल दिया तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में कानून बने हुए हैं वो गलत हो जाएंगे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया जाता है कि वो इस मुद्दे को संसद पर छोड़ दें, संसद इस विषय पर बहस करे और वो सबकी मत जाने। कोर्ट केंद्र ने कहा कि एनी रिकॉग्नाइज्ड डेविएशन, अगर कुछ भी आपने ऐसा कर दिया, कैन अकर ओनली बिफोर द कंपिटेंट लेजिस्लेचर। आपने संसद से पहले अगर कुछ ऐसा कर दिया, इट ऑल्सो कि आप इसका जो प्रभाव है ना, ये भविष्य में सेमिनल इफेक्ट देगा। तो आप ये देख लीजिए साहब, ये 370 की कहानी थी, ये हटाने की कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब से इस बात को कहा तब से ये सारी चीजें निकल कर आ गई। तो आप देख सकते हैं समलैंगिक विवाह पर भारत की परंपराओं के खिलाफ होगा ये। इसे देश के नागरिकों की निजता का मुद्दा नहीं माना जा सकता। शादी के बाद अगर झगड़ा हो गया तो फिर पति कौन और पत्नी कौन ये पहचानेंगे कैसे? बड़ा मुद्दा है भाई ये। मतलब ये ऐसा हो गया, कल को डिवोर्स हो गया तो फिर आगे कानून पे कानून बनते चलेंगे। डिवोर्स के केस में फिर सवाल पूछा जाएगा कि हां भाई कौन किसको हर्जाना देगा। भाई कल को आज पति पत्नी के केस में क्या होता है ना, मैरिज एलिमनी होती है, यानी कि अगर शादी के अंदर आपका डिवोर्स होता है तो पति को पत्नी को पैसे देने होते हैं घर चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में यहां क्या करोगे? कौन पति है कौन पत्नी है नहीं पता है तो कौन किसको पैसे देगा? ये अपने आप के अंदर एक बड़ा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब इस बात को लेकर के ये सारी चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब नैतिक पहलू इससे जुड़े हुए क्या है? समानता का, सहमति का, इससे कुछ नुकसान भी है, परंपराओं को भी है, धार्मिक मान्यताओं को भी चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा होता है? जी हां, 32 देश दुनिया के ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी हुई है। ठीक है, खुद अमेरिका के अंदर 26 जून 2015 को यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले से विवाह समानता को भूमि का कानून बनने की अनुमति दी और सभी, यानी कि लॉ ऑफ लैंड बना और सभी 50 राज्यों में समलैंगिक जोड़ों को पूर्ण अधिकार दिया और उन्हें समान मान्यता दी। यानी खुद अमेरिका, जो कि डेमोक्रेसी का सबसे पुराना देश कहा जाता है, वहां 2015 में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया था। ठीक है, फिर ताइवान की बारी आती है, फिर कोस्टा रिका की बारी आती है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये बाकी सारे देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इस मैरिज को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे पूरी तरह से। हमारा एप्लीकेशन जिस पर कोर्स अभी 1999 में दिया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी पूरे 1 साल की वैधता के साथ में। ज्योग्राफी, वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रही है। मैपिंग की क्लासेस अप्रैल 1st वीक से शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आप में से जो भी साथी उसमें एनरोल होना चाहें वो हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग से हम बैच लेकर आएंगे। अभी आपसे डिस्कशन हुआ है, आपने हामी भरी है, तो हम इसको पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए आपको कोर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी चारों सब्जेक्ट्स के साथ में। अगर आप में से अभी कुछ भी साथी ज्वाइन करना चाहें तो उसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1999। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।